हुआ है, मेरे घर डाका डाला गया है। राहुल गांधी ने अपने तरीके से साबित किया कि गड़बड़ी हुई, अब आपकी बारी है। आप साबित कीजिए कि आपके रहते कोई चोर, उचक्का, डकैत हमारे वोट को छू भी नहीं सकता। ये विश्वास दिलाइए, कीजिए ना सर। यही तो आपका धर्म है, यही तो आपका काम है, यही आपका कर्तव्य है। आरएसएस की विचारधारा और उस विचारधारा से चलती केंद्र की सरकार अब संविधान को हर दिन काट रही है, धुन की तरह चाट रही है। पहले वोट चोरी, फिर जनता का विश्वास चोरी, और अब संविधान संशोधन बिल से विपक्षी मुख्यमंत्रियों पर हमला। यानी वोट चोरी के बावजूद अगर किसी राज्य में विपक्ष की जैसे तैसे सरकार बन भी गई तो एक चुटकी में मुख्यमंत्री को जेल में डाल दिया जाएगा। और आप अब भी सिर्फ देख रहे हैं सर। मानवर, अभी वक्त है। अगर आप सचमुच 140 करोड़ भारतीयों के मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, और इस शक को आपको मिटाना ही होगा, वरना आपका नाम भी इतिहास के कूड़ेदान में धूल खाएगा। इतिहास बहुत बेरहम होता है सर। टीएन शेषन का नाम उसने सम्मान से लिखा, कुछ और नाम उसने शर्म से लिखे। अब आपके सामने चुनाव है, आप किस पन्ने पर दर्ज होंगे? मोदी जी को इतिहास याद रखेगा सिर्फ 40% वोट पाने वाले नेता के तौर पर, लेकिन आपको या तो 140 करोड़ लोगों के वोट का पहरेदार, या फिर लोकतंत्र की लाश पर मिट्टी डालने वाला वो आखिरी हाथ। अब फैसला आपका है, आप क्या चुनेंगे सर? एक जिद से भरी उम्मीद के साथ आई एम साइनिंग ऑफ, आरफा खानम शेरवानी, एक मामूली सी पत्रकार और देश प्रेमी नागरिक। नरेंद्र मोदी और ज्ञानेश कुमार ने मिलकर बिहार का चुनाव चोरी किया है। बिहार चुनाव के दौरान बीजेपी ने स्पेशल ट्रेन चलवाई और अलग अलग राज्यों से बीजेपी को वोट करवाने के लिए लोगों को बिहार भेजा। ट्रेन की टिकट भी बीजेपी की ओर से दी गई, लेकिन सीईसी ज्ञानेश कुमार को ये सबूत दिखाई नहीं देते, क्योंकि ज्ञानेश कुमार ने खुद बीजेपी के साथ मिलकर इस वोट चोरी को अंजाम दिया है। ये लोकतंत्र की हत्या है। आपने देखा होगा कि जब से 2024 के लोकसभा चुनाव के परिणाम आए हैं, और उसके बाद जितने भी चुनाव हुए, जैसे हरियाणा का चुनाव हो, दिल्ली का चुनाव हो, महाराष्ट्र का चुनाव हो, इस तरीके से चुनाव आयोग की जो संदिग्ध प्रतिक्रिया या उनके कार्य प्रणाली को लेकर विपक्ष हमेशा उन पर सवालिया निशान लगाता रहा है। खास तौर से कांग्रेस के सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी हमेशा से भारतीय चुनाव आयोग यानी निर्वाचन आयुक्त के ऊपर सवालिया निशान खड़ा करते रहते हैं। बिहार के चुनाव के करीब उन्होंने 7 अगस्त को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये खुलासा किया कि किस तरीके से कर्नाटक की महादेवपुरा, कर्नाटक में बेंगलोर की एक विधानसभा महादेवपुरा में 1 लाख कुछ वोटों की हेरा फेरी की गई है। यानी कि उनका ये आरोप था कि किस तरीके से चुनाव आयोग ने और भारतीय जनता पार्टी ने मिलकर कांग्रेस की वोटों को कटवाने की साजिश की। बहुत सारी चीज़ों को उन्होंने प्रूफ के साथ सामने रखा। ऐसा वो एक बार नहीं करे, बल्कि उन्होंने ऐसा 3 बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मैं सबूतों सहित चुनाव आयोग और भारतीय जनता पार्टी के एकजुटता, यानी जिस तरीके से एनडीए और चुनाव आयोग का जो कदम ताल देखकर उन्होंने बहुत सारी चीज़ें जनता के सामने रखी, प्रेस के सामने रखी। इस बात को लेकर पूरे देश में अब एक ही सवाल उठ रहा है कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, कि जहाँ भी चुनाव होते हैं भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत जाती है। महाराष्ट्र में भी ऐसा ही हुआ, और ये कहा गया कि 50 लाख वोटर 5-6 महीने के अंदर कैसे बढ़ गए। इस बात को लेकर कांग्रेस ने और महाराष्ट्र की महाविकास आघाड़ी के जितने भी दल थे, उन्होंने सवालिया निशान चुनाव आयोग और भारतीय जनता पार्टी की मिलीभगत पर उठाए। पिछले 3-4 महीने से जो देखा जा रहा है कि राहुल गांधी का सीधा हमला चुनाव आयोग पर होता है। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार उनके निशाने पर रहते हैं। इस बात को लेकर भारतीय जनता पार्टी और मोदी सरकार के मंत्री चुनाव आयोग के बचाव में उतर जाते हैं। हैरानी की बात तो यह है कि विपक्ष के नेता कहते हैं, जब सवाल हम चुनाव आयोग से करते हैं
तो भारतीय जनता पार्टी और सरकार उसके बचाव में क्यों उतरती है? इसका सीधा मतलब है कि कुछ ना कुछ तो ऐसा है जिसकी पर्देदारी भारतीय जनता पार्टी और सरकार कर रहे हैं। क्योंकि अगर चुनाव आयुक्त पर, मुख्य चुनाव आयुक्त पर सवाल उठ रहे हैं तो उसका जवाब चुनाव आयोग को देना चाहिए। चुनाव आयोग ना देकर गोदी मीडिया के एंकर चुनाव आयोग की तरफ से पक्ष धरते हैं। भारतीय जनता पार्टी और उनके समर्थक चुनाव आयुक्त के बचाव में ढाल के रूप में खड़े हो जाते हैं। अब एक नया शगुफा छेड़ा गया है कि आप देखिए कि किस तरीके से राहुल गांधी को बदनाम करने की साजिश के तहत 272 राजनयिकों, जिनमें 16 जज, 133 ब्यूरोक्रेट्स मिलाकर 272 लोगों ने चुनाव आयुक्त के, मुख्य चुनाव आयुक्त के ढाल के रूप में एक खुला पत्र लिखा है, जिसमें कि राहुल गांधी को निशाने पर रखते हुए ये कहा जा रहा है कि राहुल गांधी भारतीय संवैधानिक संस्थाओं पर हमला कर रहे हैं, जिससे कि संस्थाओं की छवि खराब हो रही है। अब आप ये सोच सकते हैं कि सरकार सीधे सीधे हमला न करते हुए, भारतीय जनता पार्टी सीधे सीधे हमला न करते हुए, बल्कि कुछ अपने खास समर्थक लोगों को खुले खत के जरिए राहुल गांधी, कांग्रेस और जो उनके समर्थक इंडिया ब्लॉक के नेताओं को बदनाम करने के लिए ये खुला खत सार्वजनिक किया गया है, ताकि दिन भर मीडिया पे इन 272 लोगों के हस्ताक्षर युक्त जो पत्र को दिन भर मीडिया पे चर्चा में लाया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ यूट्यूबर और सोशल मीडिया पर इन 272 लोगों के लिखित पत्र पर, खुले पत्र पर निंदाएं भी चल रही हैं, आलोचना भी चल रही है। आलोचना करने वाले कहते हैं कि देश में इतना सब कुछ चल रहा है, तब ये 272 लोगों की आवाज़ क्यों बंद थी? जब खुलेआम सबूत दिख रहे हैं कि चुनावों में किस तरीके से धांधलियां की जा रही हैं, उस पर इन लोगों की आवाज़ क्यों नहीं सामने आती है? नीतीश कुमार जी 10वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ले चुके हैं और बिहार के मतदाता बिहार के बाद रोजगार के लिए परदेश जा चुके हैं। बिहार चुनाव से जिसे जो मिलना था मिल चुका है। अब बिहार की बात 5 साल बाद होगी। 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री बनने वाले नीतीश कुमार ने अगर अपने हर कार्यकाल में सिर्फ एक बड़ा कारखाना खोला होता, एक बड़ा अस्पताल बनवाया होता, एक विश्वविद्यालय शुरू किया होता, तो आज बिहार की हालत इतनी खस्ता हाल न होती। लेकिन छोड़िए, हो तो बहुत कुछ सकता था, पर नहीं हुआ। बुरा ये नहीं हुआ कि पुरानी सरकार में बैठे लोग दोबारा सरकार में आ गए। बुरा तो ये हुआ कि वो बिना रोजगार की बात किए सत्ता में आ गए। न अस्पताल खुला, न विश्वविद्यालय बने, हत्याएं और बाकी अपराध तो चुनाव तक होते रहे। लेकिन ये लोग रोजगार मांगने वाले युवाओं को लाठी से पीट कर भी सरकार में आ गए। अब ये लोग जान चुके हैं कि बिना रोजगार दिए भी सरकार बनाई जा सकती है। अस्पताल और स्कूलों की बात किए बिना भी सत्ता हथियाई जा सकती है। अपराधों से फर्क नहीं पड़ेगा। जहरीली शराब से हुई मौतों को बिहार वासी अपना नसीब मान चुके हैं। सोचिए, अब आपका क्या होगा? आपके बच्चों का क्या होगा? अपने बच्चों को अपनी तरह परदेश में मजदूरी करते देख पाएंगे आप? ध्यान से समझिए, बिहार आपका है, इसे बदलना आपको ही पड़ेगा। अपना हक मांगना आपकी अपनी जिम्मेदारी है, लड़ना आपको ही पड़ेगा। कोई नेता और मीडिया आपकी लड़ाई नहीं लड़ेगा। सब चुनाव से अपना अपना हिस्सा लेकर जा चुके हैं। अब आप बचे हैं और आपका नसीब बचा है। सोचिए क्या करना है, शोषित बने रहना है या अपने हक की आवाज़ उठानी है। मत भूलिए कि गरीबी आपका नसीब नहीं है, आपको गरीब बनाया गया है ताकि कोई और अमीर हो सके। It is being done by the Election Commission and the party in power, and we have given you crystal clear, undoubtable proof here. There is circumstantial evidence. They do not give us the data. They give us the runaround. They have actively themselves said they're going to destroy CCTV footage. This is why they want to destroy it. They want to destroy it so that we cannot identify Shakun Rani voting twice.
That's the truth of Indian democracy. चुनाव आयोग की निष्पक्षता के बारे में अब कुछ भी कहना बेकार है। दंतहीन है, तर्कहीन है, किसी कोई शक्ति नहीं है, वो कहीं दिखता नहीं है। वो उसकी भूमिका केवल चुनाव की मीटिंग करने की और पैरामिलिट्री फोर्सेस भेजने की, अधिकारियों को ट्रांसफर, यही सब रह गया। मैं ये क्यों कह रहा हूं? मैं ये इसलिए कह रहा हूं कि इलेक्शन अनाउंस आप कर रहे हैं, उससे कुछ दिन पहले एक गवर्नमेंट एक स्कीम लेके आती है कि 10,000 रुपए महिलाओं के खाते में 1,10,000 महिलाओं के खाते में 10,000 रुपए दिए जाएंगे। वो एक बार में 21 लाख लोगों के अकाउंट में ट्रांसफर करती है और उसके बाद चुनाव घोषित हो जाता है। और वो सरकार डेट वाइज, जब मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट बिहार में लागू है, तो डेट वाइज वो सरकार हर फ्राइडे को महिलाओं के खाते में कुछ कभी 10 लाख महिलाओं के खाते में, कभी 20 लाख में, हर हफ्ते हर फ्राइडे को चुनाव चलने के दौरान महिलाओं के खाते में पैसे पड़ रहे हैं और चुनाव आयोग चुप है। वो चुनाव आयोग देख रहा है। चुनाव आयोग ये नहीं, क्या कहते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज को लेवल प्लेइंग फील्ड मुहैया कराने का काम इलेक्शन कमीशन का। अब आप बताइए, परसों चुनाव होना है और फ्राइडे के अकाउंट में अगर 12 लाख महिलाओं के अकाउंट में 10,000 आया है और वो 5 महिला से कहती है कि मेरे 10,000 आ गए, तुम्हारे कब आएंगे? मेरे तो नहीं, कि तुम्हारे अगले आ जाएंगे, नीतीश जी की सरकार रहेगी तो अभी तो तुम्हारे चुनाव से पहले ही आ जाएंगे और तुम्हारे भी आ जाए। फॉर्म भर दिया, देखो हमने भरा था, हमारा पिछली बार नहीं आया, इस बार आया, तो तुम्हारा अगले वीक आएगा और तुम्हारा अगले वीक आएगा। तो 1,10,00,000 के अकाउंट में आप पैसे डाल रहे हो और उसको एक महिला 4 महिला से कम कह रही है, तो 4 करोड़ तक जा रहा है ना बात। 3 करोड़ तक बात जा रही है ना कि पैसा आने वाला है, मेरा आ गया, तुम्हारा आएगा या अब आने वाला है। और इलेक्शन कमीशन मूक दर्शक बन करके यहां अशोक रोड पर बैठ करके तमाशा देख रहा है। पैसे ट्रांसफर होते जा रहे हैं। ऐतराज इस बात पर भी नहीं है। ऐतराज इस बात पर है कि इससे पहले की गैर बीजेपी सरकारों की ऐसी योजनाओं को चुनाव आचार संहिता लागू होने के बाद इलेक्शन कमीशन ने रोका भी है। तो फिर इस बार क्यों नहीं रोका? यह भूमिका उसकी क्या है? अगर आप हरियाणा और महाराष्ट्र के चुनाव की बात करते हैं, मैं राहुल गांधी जो वोट चोरी की बात करते हैं, उनके तर्क, उनकी टीम, उनकी बातों, उस पर मैं नहीं जाता हूं, चुनाव आयोग को जवाब देना चाहिए। लेकिन मैं आपको दूसरी बात कह रहा हूं, अगर 15 सालों से हरियाणा और महाराष्ट्र के चुनाव एक साथ घोषित हो रहे थे, तो इस बार पिछली बार क्यों नहीं एक साथ घोषित हुए? क्यों महाराष्ट्र की सरकार को यह फैसला लेने का कि वो लाड़की बहना योजना के तहत महिलाओं के खाते में पैसा डालेगी? ये ऐलान हुआ, उसके बाद उसको 3 महीने का मौका दिया गया कि 3 महीने तक वहां की महिलाओं के अकाउंट में पैसे जाएं, उसके बाद महाराष्ट्र के चुनाव कराए जाएंगे। क्यों कराए जाएंगे? जब 2019 में दोनों के चुनाव साथ हुए, 2014 में दोनों के चुनाव साथ हुए, 15 सालों से 3 बार से दोनों हरियाणा महाराष्ट्र के चुनाव एक साथ हो रहे थे, तो फिर चुनाव आयोग का क्या तर्क है, क्यों उसने महाराष्ट्र में लेट किया? तर्क तो अगर सामने देखो तो यह दिखाई देता है कि उसने 4 जून को हारे थे इलेक्शन, लोकसभा का चुनाव। 28 जून मुझे जहां तक याद आता है शिंदे सरकार ने फैसला लिया और उसके बाद तुरंत 3-4 महीने गया अकाउंट में महिलाओं के अकाउंट में पैसे डालो, चुनाव जीतो। ये अच्छा तरीका निकाल लिया शासन में बैठने वाले लोगों ने। अगर दिल्ली में केजरीवाल सरकार एलजी ना होते और अगर पैसे ट्रांसफर कर दिए होते तो फिर केजरीवाल 62-64 सीटों पे आते, लेकिन केजरीवाल नहीं कर पाएंगे, तब एलजी उसमें फाइल लटकाएंगे। अभी प्रोसेस चल रहा है, हमारे पास बहुत सारा मटेरियल है, प्रोसेस हम चलाते जाएंगे। हिंदुस्तान के जेन जी जो हैं और युवा हैं, उनको हम क्लियरली दिखा देंगे कि नरेंद्र मोदी चुनाव चोरी करके प्रधानमंत्री बना है, बीजेपी चुनाव चोरी करती है। क्लियरली बता देंगे, कोई डाउट नहीं होगा। I take the strongest exception to the business of saying that I will expose a hydrogen bomb and an atom bomb. We have the fullest and implicit faith in our judiciary, in the Election Commission, and also our executive.
and to raise questions on the integrity of the Election Commission and to be vindictive and say that they will be pursued even after retirement is an extremely bad taste, and it does not behove the leader of opposition to say such things. Not only the nation, but all of us stand united, and that is why the letter has been signed by us, and therefore I would say, please be restrained in the allegations that you raise because they have no merit or substance. Thank you. राहुल गांधी ने चुनाव आयोग की वोट चोरी पकड़ ली। इससे दिक्कत किसको हुई? इन 272 महान नागरिकों को, एमिनेंट सिटीजन्स, इतनी प्रतिष्ठित हस्तियां हैं कि बस पूछिए मत। ये योगेश गुप्ता जब ये चुनाव आयोग की प्रतिष्ठा नहीं बचा रहे होते तो सोशल मीडिया पर छिछोरी हरकतें करते हुए पाए जाते। कमेंट देखिए इनके, मत ही देखिए। खैर, बी राजगोपाल नायडू एमपी कैडर के आईएएस अपने पूरे करियर में ब्लैकमेलिंग, घोटाले, उगाही और जमीन विवाद सब में लिप्त रहे। आदर्श कुमार गोयल 2001 की आईबी रिपोर्ट में भ्रष्ट पाए गए, लेकिन अटल सरकार में हाईकोर्ट जज बन गए और मोदी सरकार में एनजीटी चेयरमैन। कोई सोशल मीडिया पर लड़कियों को छेड़ता है तो कोई मोदी सरकार के ही मंत्री की पत्नी। कई सारे तो अपनी नौकरी बजा के बीजेपी ज्वाइन कर चुके हैं। इनके घरों से भ्रष्टाचार की नदी बहती है। देश सेवा से कमाए अकूत धन के कारण घरों पर छापा वापा भी पड़ा है। छाछ बोले तो बोले, छलनी भी बोले जिसमें 70 छेद। जस्टिस एसएन ढींगरा, पद का दुरुपयोग, क्विड प्रो को, दीपक सिंघल, गोमती रिवर फ्रंट घोटाला, एलवी सुब्रमण्यम, एपीआईआईसी ईमार रियल एस्टेट घोटाला, एके मुनप्पा, केपीएससी परीक्षा घोटाला, बीडीए म्यूचुअल फंड घोटाला, किस किस का नाम लें, लिस्ट लंबी है। पर ये तमाम लोग समाज के प्रतिष्ठित वर्ग नहीं है, बीजेपी के पिट्ठू हैं। और उनसे राहुल गांधी के खिलाफ इसलिए लिखवाया जा रहा है क्योंकि उन्होंने नरेंद्र मोदी की वोट चोरी पकड़ ली। तो नरेंद्र गए हैं बौखला, किसी यानी बिल्ली खंबा नोच। हम भारत के लोग, मुद्दे से नहीं भटकना है, वो प्रतिष्ठित लोगों से भटकाएंगे। तुम वोट चोरी पर सवाल पूछते